मैं तो उम्र कैद की सजा पाया हुआ एक गद्दार अपराधी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर दिन बाहर से सगाई के प्रस्ताव मिलते रहते हैं। इनमें अमीर घरानों की बेटियां, बड़े परिवारों की लड़कियां, यहाँ तक कि साम्राज्य की उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन इन सभी शादी के प्रस्तावों के प्रति मेरा रवैया सिर्फ एक शब्द है, फाड़ देना। लेकिन जब मैं 999वां प्रस्ताव फाड़ रहा था, तभी एक ठंडी और रहस्यमयी आभा वाली औरत अचानक जेल में आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ वांगतेंग कौन है? ये सुनते ही मैं आलस से पीछे मुड़ा, उसे एक नजर देखा और कहा, मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं लोंग देश की उत्तरी सीमा की अधिपति लियू यानरान हूँ। आज मैं सिर्फ यह बताने आई हूँ कि हमारे बीच की सगाई अब खत्म होती है। यह कहते हुए उसने एक सगाई पत्र निकाला और मेरे सामने ही उसे फाड़ दिया। यह देखकर मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। अब तक सिर्फ मैं ही दूसरों के सगाई पत्र फाड़ता आया हूँ, लेकिन तुम पहली हो जिसने मेरा फाड़ा। उसे उठाओ। लियू यानरान ने आंखें संकरी की। लगता है तुम अभी भी पीछा नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कहा, उसे उठाओ। मैंने फिर कहा और मेरे शरीर से एक जबरदस्त आभा फूट पड़ी। मेरे नीचे का सिंहासन तक दरारों से भर गया। लियू यानरान के मन में एक झटका लगा। उसने सोचा था कि मैं सिर्फ एक अमीर परिवार का छोड़ा हुआ बेटा हूँ, लेकिन मेरी ताकत देखकर वह चौंक गई। फिर भी उसने तिरस्कार से कहा, एक साधारण लड़ाका मेरे जैसे लोंग देश की पहली महिला जनरल के लायक नहीं है। उसने हाथ हिलाया और 2 टुकड़ों में बंटा सगाई पत्र हवा में उठकर मेरे हाथों में आ गिरा। सगाई पत्र तुम्हें दे दिया, अब पुष्टि करके रिश्ता खत्म कर दो। किसने कहा कि मैं पुष्टि करूंगा? मुझे कुछ भी पुष्टि नहीं करनी। मैंने तुम्हें इसे उठाने के लिए इसलिए कहा ताकि तुम्हें एक बात बता सकूं। यह कहते हुए मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और सगाई पत्र तुरंत चूर्ण बन गया। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही दूसरों को ठुकराता हूँ, कोई मुझे ठुकरा नहीं सकता। अब तुम जा सकती हो। तुम। लियू यानरान मेरी इस बेइज्जती से गुस्से में भर गई, लेकिन यह सोचकर कि वह घर वालों से छुप कर आई है, उसने अपना गुस्सा दबा लिया। तुम चाहे जो कहो, तुम तो बस एक गिरे हुए वांग परिवार के छोड़े हुए बेटे हो और मैं राजधानी के सबसे बड़े सैन्य परिवार की बेटी हूँ। हमारे बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा है। अपना ख्याल रखना। यह कहकर वह मुड़ी और जाने लगी। तभी मैंने उसे रोका। रुको, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि हमारे बीच का अंतर तुम जिंदगी भर नहीं भर सकते। ये नहीं, उससे पहले वाली बात। तुम्हारा वांग परिवार अब खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें पता नहीं? 1 साल पहले झोंघाई में वांग परिवार पर हमला हुआ था। बहुत लोग मारे गए, अब वह सिर्फ नाम का रह गया है। यह सुनते ही मैंने सिंहासन पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और पूरा डेथ आइलैंड फट गया। सैकड़ों मीटर ऊंची चट्टानें टूट गईं। मुझे तुरंत देश वापस जाना है। झोंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। 30 टैंक एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे, दर्जनों फाइटर जेट ऊपर मंडरा रहे थे और हजारों हथियारबंद सैनिक तैयार खड़े थे। सभी की नजरें उस अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर टिकी थीं जो उतरने वाली थी। सुरक्षा प्रमुख का हाथ वॉकी टॉकी पर हल्का कांप रहा था। SSS लेवल का वांछित अपराधी डेमन गॉड इसी फ्लाइट में है। सभी लोग सतर्क रहें, जैसे ही दिखे तुरंत मार गिराना। जी सर। फ्लाइट में मैं आंखें बंद करके बैठा था और मेरे पास डेमन गॉड शांत बैठा था। वह व्यक्ति जिसने अकेले ही दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे संगठन को खत्म कर दिया था, मेरे सामने एक बार भी नहीं झेल पाया और अब पूरी निष्ठा से मेरा अनुसरण कर रहा था। डेमन गॉड ने खिड़की से नीचे देखा और सम्मान से कहा, मालिक, नीचे पूरी सेना है, क्या मुझे रास्ता साफ करना चाहिए? नहीं, जब प्लेन लैंड करे तुम खुद कूद जाना। एयरपोर्ट को अगर तुम्हारा कोई पता नहीं चला तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखना, मेरे वांग परिवार के साथ क्या हुआ इसका पता लगाओ। जैसे ही कोई खबर मिले तुरंत मुझे बताना। समझ गया? डेमन गॉड ने बिना झिझक जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में फ्लाइट नीचे उतरने लगी। जैसे ही लैंडिंग गियर खुला, डेमन गॉड की परछाई एक भूत की तरह उससे फिसलकर नीचे कूद गई और भीड़ में गायब हो गई। एयरपोर्ट के बाहर लियू यानरान अपने अधीनस्थ लोंग आउतियान के साथ खड़ी थी। लोंग आउतियान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सुना है आपने उस वांग परिवार के लड़के से सगाई तोड़ दी? लियू यानरान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, लेकिन उसके माथे पर हल्की शिकन थी। उसे उस समय मेरा बेपरवाह चेहरा याद आ गया, जिससे वह अंदर ही अंदर थोड़ा असहज हो गई। तभी आखिरी यात्री बाहर निकला। पूरे मैदान में खड़े सैनिकों ने एक साथ अपनी बंदूकें उठा ली और उस पर निशाना साध लिया। जैसे ही गोली चलने वाली थी, लियू यानरान ने अचानक हाथ उठाकर कहा, रुको, ये डेमन गॉड नहीं है। लोंग आउतियान ने भौहें चढ़ाई। मैं हजारों बंदूकों के सामने भी शांत खड़ा था, हाथ जेब में, चेहरे पर कोई डर नहीं, मानो यह सब मेरे लिए कुछ भी नहीं। लोंग आउतियान की आंखों में ठंडक आ गई। मैडम, यह आदमी बिल्कुल साधारण नहीं है। आम आदमी तो यह नजारा देखकर ही बेहोश हो जाता, लेकिन यह इतना शांत है, जरूर कुछ गड़बड़ है। सुरक्षित रहने के लिए इसे खत्म कर देना चाहिए, बस। लियू यानरान ने सख्ती से रोका। सभी लोग तुरंत तलाशी अभियान शुरू करो और इसे परेशान मत करो। लोंग आउतियान मन ही मन नाराज था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर मुड़कर अंदर चला गया। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। अरे, मुझे तुम्हारी अभी वाली नजर पसंद नहीं आई। लोंग आउतियान तुरंत पलटा। तू पागल है क्या? मैंने तुझे गोली नहीं मारी, यही तेरी किस्मत है और तू मेरी नजर की बात कर रहा है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर तूने अभी गोली चलाई होती तो यकीन मान तू मुझसे पहले मर चुका होता। मरना चाहता है क्या? लोंग आउतियान की मुट्ठी कस गई। बस, लियू यानरान ने फिर से डांटा। जाकर अपना काम करो, अगर देर हुई तो डेमन गॉड सच में भाग जाएगा। तब जाकर लोंग आउतियान अपने लोगों के साथ अंदर गया। लियू यानरान ने सोचा कि उसने मेरी मदद की है और घमंडी अंदाज में पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? कहीं पछताकर मेरे पीछे तो नहीं आए हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझसे दूर ही रहना। मैं कोई अवास्तविक कल्पनाएं नहीं पाल रहा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतना आत्ममुग्ध मत बनो। झोंघाई मेरा घर है, मैं जब चाहूँ वापस आ सकता हूँ। बल्कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? लियू यानरान थोड़ा रुकी, फिर उसका स्वर थोड़ा नरम हुआ। हमें खुफिया जानकारी मिली है कि डेमन गॉड इसी फ्लाइट से झोंघाई आ रहा है। राजधानी से मुझे उसे रोकने के लिए भेजा गया है। खैर, अच्छा है कि तुम यहाँ चिपकने नहीं आए। जल्दी निकल जाओ, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने और कुछ नहीं कहा और सीधे
एयरपोर्ट के बाहर की ओर चल पड़ा। रुको, सगाई तोड़ने की बात के लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं बिना किसी शर्त के एक बार तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, सिर्फ एक बार। लियू यानरान ने घमंडी और ठंडे स्वर में कहा। जरूरत नहीं, मैंने बिना पीछे देखे 2 शब्द कहे और अकेले एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर एक मध्यम आयु का आदमी मायबाग के पास खड़ा था, हाथ जोड़कर विनम्रता से इंतजार कर रहा था। ड्राइवर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, बॉस ऐसा कौन है जिसे लेने आप खुद आए हैं? मध्यम आयु के आदमी ने उसे घूरा। तुम क्या जानो, ये मौत द्वीप से निकला हुआ खतरनाक व्यक्ति है। डेमन गॉड ने खुद कहा है कि इनकी अच्छी सेवा करनी है। ऐसे बड़े लोग अगर थोड़ा भी हिलें तो पूरा झोंघाई कांप उठेगा। इतने में उसने मुझे आते देखा और तुरंत आगे बढ़कर बोला, केन साहब नमस्ते, मैं झोंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चेन जिनलाई हूँ। डेमन गॉड ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। यह सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ी। वो ही है, मैंने उसे साफ कहा था कि ऐसी बेकार की व्यवस्था न करे। चेन जिनलाई घबरा गया और असहज होकर एक तरफ खड़ा हो गया। छोड़ो, उसकी वफादारी के लिए मुझे हैतांग तियानफू ले चलो। जी जी, कृपया कार में बैठिए। चेन जिनलाई ने मुस्कुराते हुए जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला। उसी समय लियू यानरान अपने लोगों के साथ बाहर आई। यह दृश्य देखकर वह चौंक गई। झोंघाई में भी ऐसा कोई है जिसे लेने के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया गया है? लोंग आउतियान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, शायद प्रांतीय राजधानी या राजधानी से कोई बड़ा आदमी आया है। लियू यानरान ने सिर हिलाया। सही कहा, कुछ लोग जिंदगी भर भी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें तो कीचड़ में ही जीना होता है। जाओ पता लगाओ ये काफिला किसका है और आज किस बड़े आदमी को लेने आया है। जी, लोंग आउतियान ने सिर हिलाकर आदेश मान लिया। कुछ देर बाद मैं हैतांग तियानफू पहुंचा। एक शानदार विला के सामने खड़ा होकर मैंने गहरी सांस ली। पापा मम्मी, मैं वापस आ गया। डोरबेल दबाने के कुछ सेकंड बाद एक अनजान आदमी ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है? क्या यह वांग परिवार का घर नहीं है? वांग परिवार? हम यहाँ 1 साल से रह रहे हैं। क्या तुम कुछ बेचने आए हो? आदमी ने झुंझलाकर हाथ हिलाया। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक फोन बजा। कॉल उठाते ही डेमन गॉड की आवाज आई, मालिक सुराग मिल गया है। 1 साल पहले एक रहस्यमयी सेना ने वांग परिवार पर हमला किया था। बहुत लोग मारे गए, कंपनी भी दिवालिया हो गई। आपके पिता अब निर्माण स्थल पर मजदूरी करते हैं, आपकी माँ सब्जी बाजार में बेचती है और आपकी बहन पढ़ाई छोड़कर स्ट्रीमर बन गई है। इस 1 साल में आपकी गर्लफ्रेंड जू योवेई ने ही उनका सहारा दिया है। पता है, जिन्यून विला बिल्डिंग 6 नंबर 12। कॉल खत्म होते ही मैं सीधे गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। जिन्यून विला बिल्डिंग 6 नंबर 12। पैसे दो, इस वाइन की कीमत लाखों में है, तुम्हारे पूरे परिवार की साल भर की कमाई से भी ज्यादा। जल्दी पैसे दो, नहीं तो तुम सबको घर से निकाल दूंगा। जू परिवार का मुखिया गुस्से से चिल्ला रहा था। झाओ फांग घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी। मालिक, मैंने कल सिर्फ 3 घंटे सोया है, कृपया थोड़ा और समय दे दीजिए। जैसे ही पैसे मिलेंगे हम तुरंत घर खाली कर देंगे। तभी उसकी पत्नी लियू चुई चुई ऊपर से उतरी, चेहरे पर फेस मास्क लगाते हुए बोली, कितनी बदकिस्मती है, सुबह सुबह चैन नहीं लेने देते। जू योवेई तुरंत झाओ फांग को उठाते हुए बोली, आंटी आप मत झुकिए, वाइन के पैसे मैं दे दूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। जू परिवार का मुखिया ठंडे स्वर में बोला, वेई वेई, वांग परिवार तो कब का बर्बाद हो चुका है। वांग तेंग जेल में है, तुम क्यों उनकी इतनी मदद कर रही हो? जू योवेई ने भौहें चढ़ाई। पापा, वांग तेंग मेरा बॉयफ्रेंड है, उसका परिवार ही मेरा परिवार है। अगर आपने आंटी को और परेशान किया तो मैं भी इनके साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर उसका पिता थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है, वाइन का मामला यहीं खत्म, लेकिन आगे से ध्यान रखना, हमारा जू परिवार अमीर है, लेकिन इतना भी नहीं कि यूं खर्च किया जाए। झाओ फांग आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हाँ माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। वेई वेई, धन्यवाद, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। हमारे शियाओ त्यान को तुम जैसी समझदार और दयालु गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वांग परिवार के गिरने के बाद वह अवसाद में चली गई थी और आत्महत्या तक सोच चुकी थी। अगर जू योवेई ने उनका सहारा न दिया होता तो शायद वह जी नहीं पाती। तभी अचानक डोरबेल बजी। झाओ फांग ने आंसू पोंछे। वेई वेई, तुम बैठो, मैं खोलती हूँ। वह जल्दी से दरवाजे तक गई और खोला, लेकिन जैसे ही उसने सामने वाले को देखा वह जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं था, अपनी माँ को देखकर जो सिर्फ 3 साल में ही बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। सफेद बाल, खुरदरे हाथ, ये देखकर मेरा दिल भर आया, मेरी आंखें लाल हो गईं। माँ, झाओ फांग फूट फूट कर रो पड़ी। शियाओ त्यान, क्या सच में तुम हो? मेरा बेटा, तुम वापस आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। वह मुझे कसकर गले लगा ली। माँ, इन 3 सालों में आप लोग कैसे रहे? पापा और शियाओ यू कहाँ हैं? झाओ फांग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, तुम्हारे पापा मजदूरी करते हैं और शियाओ यू मीडिया कंपनी में काम करती है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुमने इन 3 सालों में बहुत कष्ट झेले होंगे। खुद इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उसकी आंखों में मेरे लिए ही चिंता थी। मैंने सिर हिलाया। माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने अच्छा जीवन बिताया है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा है, अच्छा है। और हाँ शियाओ त्यान, इन 3 सालों में वेई वेई ने हमारी बहुत मदद की है। अगर वह नहीं होती तो मैं सोच भी नहीं सकती कि हमारा क्या हाल होता। तुम्हें उसका एहसान जरूर चुकाना चाहिए। मैंने दृढ़ नजरों से कहा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझता हूँ। झू परिवार ने 3 साल आपकी रक्षा की है, मैं उनकी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। तभी अंदर से एक तीखी आवाज आई, ओहो, बूढ़ा कैदी वापस आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी करो, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। हमारा झू परिवार तुम्हारे वांग परिवार को पाल नहीं सकता। और हाँ, जाने से पहले उस वाइन के पैसे चुका देना। लियू चुई चुई की आवाज में ताना भरा हुआ था, जैसे वह मुझे देखते ही वांग परिवार को बाहर निकाल देना चाहती हो। मैं दिल से जानता हूँ कि इस 1 साल में मेरे माता पिता और बहन ने झू परिवार में रहकर खाना पीना किया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई होगी, इसलिए उसके ताने भरे लहजे पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने जेब से वह ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और शांत स्वर में कहा, लियू आंटी, मेरी माँ से जो रेड वाइन गलती से टूट गई उसकी कीमत कितनी है? मैं अभी चुका देता हूँ। लियू चुई चुई एक पल के लिए चौंक गई। उसकी नजर उस कार्ड पर टिक गई और उसके माथे पर गहरी शिकन पड़ गई।
गई। सच में? तुम जैसे अभी अभी जेल से निकले आदमी के पास कितना पैसा होगा? उस वाइन की कीमत 2 लाख है। उसकी मंशा मैं अच्छी तरह समझता था। वह बस इस मौके पर पैसे ऐंठना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही झू योवेई कमरे से भागकर बाहर आई। मुझे देखते ही वह पूरी तरह जड़ हो गई। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। वांग तेंग। यह परिचित आवाज सुनकर मैंने उसकी ओर देखा और मेरा दिल अचानक गर्माहट से भर गया। योवेई, मैं वापस आ गया। सच में तुम हो? झू योवेई की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह दौड़कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। तभी झू यांग भी कमरे से बाहर आया और ठंडे स्वर में बोला, यह नहीं चलेगा। यह जेल में रहा है, इसे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? लियू चुई चुई भी घबरा गई और झू योवेई का हाथ पकड़कर बोली, वेई वेई, वांग शाओ की हालत तो बहुत अच्छी है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचती? माँ पापा, इस जिंदगी में मैंने सिर्फ वांग तेंग को ही चुना है, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरे दिल में एक गहरी भावना उमड़ आई। 3 साल की जेल के बाद मुझे लगा था कि सब कुछ बदल चुका होगा, लेकिन कम से कम वह नहीं बदली थी। योवेई, धन्यवाद, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। यह सुनते ही लियू चुई चुई ठंडी हंसी हंसी। वांग तेंग, तुम वेई वेई को खुशी दोगे? किसके दम पर? तुम्हारा वांग परिवार तो कब का बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे पास रहने के लिए एक घर तक नहीं है और बस बड़े बड़े दावे कर रहे हो। मैं जवाब देने ही वाला था कि झू योवेई ने पहले ही बात काट दी।